आप सबका स्वागत है हमारे YouTube चैनल बिकम लेखाकार में। तो आज का जो हमारा टॉपिक रहने वाला है कि कंपनी शॉर्ट टर्म क्रेडिट को कैसे रेज़ करती है। इससे पहले मैं एक वीडियो बना चुका हूँ, हाउ द कंपनी रेज़ द लॉन्ग टर्म फाइनेंस फॉर देयर कंपनी। तो जिन्होंने वो वीडियो नहीं देखी, मैं आई बटन में डाल दूँगा यहाँ पर, आप ज़रूर चेकआउट करो पहले वो वाली वीडियो। ट्रेड क्रेडिट, अब छोटे-छोटे क्रेडिट रेज़ करने हैं। अभी तक हमने पढ़ा था भाई कंपनी को 5 साल के लिए, 10 साल के लिए, 15 साल के लिए पैसा रेज़ करना है, तो वो शेयर इश्यू कर सकती है, डिबेंचर इश्यू कर सकती है। अब हम पढ़ेंगे कंपनी को 3 महीने, 6 महीने, 10 महीने के लिए पैसा रेज़ करना है, तो वो कैसे-कैसे रिसोर्सेज़ के थ्रू वो पैसा रेज़ करती है। जिसमें सबसे पहला है ट्रेड क्रेडिट। बड़ा सिंपल सा है, उधार। उधार खरीद लो, आपको 3 महीने, 4 महीने का क्रेडिट तो ऐसे ही मिल जाता है। जैसे कि सपोज़ करो मैं बायर हूँ, ठीक है? और एक सेलर है। मैंने इससे 50,000 रुपए का सामान खरीदा। इसने मुझे गुड्स दे दिए 50,000 रुपए के, मेरे पास आ गए गुड्स। मैंने इसको बोला, भाई मैं तुझे 3 महीने बाद पेमेंट कर दूँगा। तो यानी कि मुझे जो 50,000 रुपए वर्थ के गुड्स मिल गए, वो मुझे उधार पे तो मिले, क्रेडिट पे तो मिला है। तो एक तरह से क्रेडिट फाइनेंस तो हो गया मेरा। 50,000 में मुझे उधार मिल गए। पर इंडिया के अंदर मोस्टली बिजनेस 80% हमारे जो बिजनेस होते हैं ना, वो फाइनेंस पे चलते हैं, उधार पे खरीदते हैं हम ज्यादातर माल, और जब बिक जाता है या आधा टाइम हो जाता है तब हम जाके पे करते हैं उसे। तो ऐसे मैंने 3 महीने के लिए, 6 महीने के लिए, 7 महीने के लिए, 8 महीने के लिए छोटा सा फाइनेंस रेज कर दिया। तो इसे बोलते हैं ट्रेड क्रेडिट। बेसिकली उधार बेचना या उधार खरीदना। जब आप उधार खरीद के लेके आते हो और उसको थोड़े टाइम बाद पेमेंट करोगे, जो 3-4 महीने का गैप होता है, वही आपका शॉर्ट टर्म फाइनेंस होता है। सिंपल सी बात है। आज पैसा नहीं है, उधार खरीद लो, शॉर्ट टर्म फाइनेंस रेज हो गया आपके लिए। तो बिल्कुल सिंपल था, आराम से आपको याद हो जाना चाहिए ट्रेड क्रेडिट। अगला मेथड देखते हैं, फैक्टरिंग। फैक्टोरिंग क्या होता है? फैक्टोरिंग के अंदर ना कंपनीज क्या करती हैं, जैसे कि मैं यहाँ पे देखो, इस वाले डायग्राम से समझाता हूँ आपको। ये डेटर है, ये क्लाइंट फर्म है। मैं हूं, सपोज करो पी। मैंने इसको सामान बेचा, ठीक है, डेटर को सामान बेचा। अब वो कह रहा है कि भाई मैं आपको 3 महीने बाद पेमेंट करूंगा। ही विल मेक द पेमेंट आफ्टर 3 मंथ। अभी देखो मैंने ऊपर पढ़ा था ट्रेड क्रेडिट, मैं खरीद के लाया था। तो ऐसे ही भी मेरे से कोई खरीदेगा आगे, तो वो भी बोलेगा भाई 3 महीने बाद पेमेंट करूंगा। ये तो चलता रहता है बिजनेस में। मैंने उसको 3 महीने के उधार पे बेच दिया माल। अब मेरे को पैसों की जरूरत है, मैं क्या करूं? तो मैं क्या करता हूँ, ज्यादातर ये बैंक्स होते हैं या फैक्टोरिंग एजेंसीज होती हैं, मैं इनके पास जाऊंगा, अपना सेल्स डॉक्यूमेंट लेके जाऊंगा कि देखो भैया मैंने इस कंपनी को इतने रुपए का माल बेचा है, सेल्स डॉक्यूमेंट है ये। इस फैक्टोरिंग कंपनी के पास जाऊंगा और इसको बोलूंगा कि देखो ये 3 महीने बाद पेमेंट करेगा। आप ऐसा करो, ये जो सेल्स डॉक्यूमेंट है, ये सेल्स वाउचर है क्रेडिट सेल के, ये आप ले लो मेरे से। वो फैक्टरिंग कंपनी ले लेगी मेरे से। अब उसके बाद वो मेरे से थोड़े चार्जेस लेगी। जैसे कि सपोज करो 50,000 रुपए का मैंने माल बेचा, उसने मेरे से 5,000 रुपए ले लिए और उसने मुझे 45,000 इमीडिएट बेसिस पे दे दिए, आज ही दे दिए। अब जैसे 3 महीने होंगे, तो ये जो फैक्टोरिंग कंपनी होगी, ये जाएगी डेटर के पास और इससे पैसे कलेक्ट कर लेगी पूरे 50,000। ये मत बोलना सर 45,000 कलेक्ट करेगी। ये पूरे 45 की जगह 50,000 कलेक्ट करेगी, क्योंकि 5,000 तो इसका प्रॉफिट भी तो होगा भाई, ऐसी तो कमाएगी। तो मुझे 45 दे दिए इसने, और मेरे से, और जो डेटर है उससे 50,000 ले लिए, तो 5,000 जो गैप है वो इसका हो गया। तो इस तरह से ऐसे भी हम काम करते हैं। मैं उधार बेचूंगा, पैसे की अगर मुझे जरूरत है, थोड़ा फाइनेंस रेज करना है शॉर्ट टर्म, तो वो सेल्स वाले जो इनवॉइसेस होते हैं वो मैं जाके फैक्टोरिंग कंपनी को दे दूंगा, और फैक्टोरिंग कंपनी आगे आके पैसा टाइम पीरियड पर अपने आप कर लेगी पैसा अरेंज। भाई अगर देखो आप कोई भी फाइनेंस रेज करते हो, तो उसकी कॉस्ट तो बियर करनी पड़ती है। आजकल तो सिस्टम आ गया ज्यादातर नो कॉस्ट ईएमआई, बट ईएमआई तो चलती है। ईएमआई पे इंटरेस्ट तो देते हो, आप कार लोगे, फाइनेंस पे लोगे, अगर आज पैसा नहीं है आप धीरे धीरे पे करोगे, तो इंटरेस्ट तो वो खाएगी खाएगी। तो ऐसे यहाँ पे हमारी फैक्टोरिंग कंपनी ने हमसे 5,000 रुपए का इंटरेस्ट खा लिया एग्जाम्पल। क्लियर है ये? आगे चलते हैं। अगला जो है हमारा फैक्टोरिंग के बाद, वो है हमारा डिस्काउंटिंग बिल ऑफ एक्सचेंज। बिल्कुल सेम फैक्टोरिंग जैसा ही होता है, 100% सेम वैसे ही होता है। क्या है इसके अंदर? सपोज करो ए है और बी है। ए ने बी को सामान बेचा, सेल करी। बी के पास आज पैसा नहीं था। बी ने
बोला कि आज पैसा नहीं है, आप मेरे ऊपर एक बिल लिख दो। तो ए ने क्या करा, एक बिल ऑफ एक्सचेंज लिखा। बिल ऑफ एक्सचेंज इट इज अ रिटर्न डॉक्यूमेंट। तो उसके अंदर उसने लिखा कि भाई बी, तेरे को मैंने इतने का माल बेचा, ये इतने रुपए का बेचा, और तू मुझे 3 महीने के बाद पेमेंट कर दियो। बी के पास लेके गया वो बिल, बी ने उस पर अपने साइन कर दिए, ये बी के साइन हो गए। अब नाउ दिस बिल हैज बिकम अ लीगल डॉक्यूमेंट, और इसको बोलते हैं बिल ऑफ एक्सचेंज। अब ये ए के पास आ गया। अब ए को पैसे की जरूरत है, तो इस बिल ऑफ एक्सचेंज से वो क्या करेगा, वो जाएगा बैंक के पास। बैंक को बोलेगा, बैंक देखो एक बिल आ रखा है मेरे पास, प्रॉपर डॉक्यूमेंट है, आप ऐसा करो, इस बिल को रखो और मुझे आज फाइनेंस दे दो। इसको बोलते हैं डिस्काउंटिंग ऑफ बिल ऑफ एक्सचेंज। वहां पर हम अपने सेल्स डॉक्यूमेंट, पहले फैक्टोरिंग में हमने सेल्स डॉक्यूमेंट के बिहाफ पर करवा रहे थे, यहाँ पर वो बिल के अगेंस्ट होता है, एक बिल ऑफ एक्सचेंज हो जाता है। मेरे को इस बिल के अगेंस्ट पैसा रिसीव करना था, तो मैं बिल रिसीवेबल बोला जाता है इसमें हमको, मुझे इसको रिसीव करना है, इट इज एसेट फॉर मी। और बी के लिए बोला जाता है बिल्स पेबल, उसको इसकी पेमेंट करनी है। तो अब ये बिल मेरे पास आ गया, अब मैं बैंक के पास जाऊंगा, मैंने बोला बैंक महाराज, ये मेरे पास ये बिल आया हुआ है, इसके 10,000 रुपए का मान लो बिल था। तो बैंक कहेगा ठीक है, मैं 3 महीने तक वेट करूंगा, पर मैं आज तुम्हें 9,500 रुपीज दे देता हूँ। 500 रुपये उसने मेरे से काट लिए, मैं भी खुश, फाइनेंस 3 महीने बाद मिलना था, आज मिल गया पैसा, 500 रुपये छोड़ दिए, क्या दिक्कत है। तो इसको बोलते हैं डिस्काउंटिंग ऑफ बिल ऑफ एक्सचेंज। देखो, when goods are sold on credit, bill of exchange are generally drawn for the acceptance by the buyer of the goods. कौन एक्सेप्ट करेगा, बी एक्सेप्ट करेगा, क्योंकि ए ने सामान बेचा, तो बी एक्सेप्टेंस का मतलब साइन करके वापस दे देगा। 3 से 6 महीने का इसका पीरियड होता है, सिंपल सी बात। एक बिल ऑफ एक्सचेंज का मैंने एग्जांपल दे दिया, देखो, 3 महीने आफ्टर डेट पे टू मी और माय ऑर्डर, या तो मेरे को दो पेमेंट, या मेरे ऑर्डर पे जिस पे मैं लिख दूं उसको दो। अगर मैं बैंक को दे आता हूँ, तो बैंक को देने पड़ेंगे ना बी को पैसे, तो जब बैंक से डिस्काउंट करवा लिया आपने, तो बी को पेमेंट करनी पड़ेगी बैंक को। इसलिए टू मी और टू माई ऑर्डर, जिसको मैं ऑर्डर दूंगा भाई, तो उसको पे करना पड़ेगा। जितने रुपए भी है उतना रुपए लिख दिए, ओनली फॉर द वैल्यू रिसीव। साइन आ गए ड्रॉयर, ड्रॉयर के साइन हो गए, बी के आ जाएंगे यहाँ पर, एक्सेप्टेड साइन आ जाएंगे ड्रॉई के। ड्रॉयर 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 ए सॉरी, ए इज द ड्रॉयर और बी इज द ड्रॉई। जिसके ऊपर लिखा गया वो ड्रॉई कहलाता है, ड्रॉयर जिसने लिखा है, ए ने लिखा था, बी ने साइन करा। आगे चलते हैं, अगला है बैंक ओवरड्राफ्ट। बैंक ओवरड्राफ्ट क्या होता है, जब आप बैंक से ना ज्यादा पैसा निकाल लेते हो ना, उसको बोलते हैं बैंक ओवरड्राफ्ट। मतलब सर ये ज्यादा पैसा कैसे निकाल लिया, क्रेडिट कार्ड आपने सुना है, एक छोटा सा एग्जांपल है, प्रॉपर बैंक ओवरड्राफ्ट नहीं, उससे रिलेट करते हुए समझाता हूँ। क्रेडिट कार्ड क्या होता है, मेरे अकाउंट में पैसे नहीं पड़े, मैंने फिर भी शॉपिंग कर ली, बैंक ने मुझे क्रेडिट पीरियड फैसिलिटी प्रोवाइड कर दी, उस फाइनेंस कर दिया बैंक ने मुझे 2 3 4 महीने के लिए। अब ये थोड़ी मैं उसको 10 साल बाद पे करूंगा, करूंगा तो आज ही ना, तो उसको बोलते हैं क्रेडिट कार्ड वाला सिस्टम। अब बैंक ओवरड्राफ्ट क्या होता है, सपोज करो मेरी कंपनी है, कोई बहुत बड़ी कंपनी है एबीसी लिमिटेड, और एट अ पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम इन माई बैंक अकाउंट देयर इज 1 करोड़ रुपीज, और मैंने एक पार्टी को ना पहले का भी चेक काट के दे रखा था 1.2 करोड़ का, यानी 1,20,00,000 रुपए का मैंने चेक काट के दे रखा था। अब वो जो पार्टी है ना, वो पार्टी मेरे बैंक के पास पहुंच गई और बोला सर एक चेक आया हुआ है, आप इसकी पेमेंट कर दो बैंक के पास। बैंक ने मेरा अकाउंट बैलेंस चेक करा एंड ही फाउंड कि मेरे बैंक में सिर्फ 1 करोड़ रुपए पड़े हैं। तो बैंक के पास अब 2 ऑप्शन है, आइदर वो मेरा चेक जो है वो बाउंस कर दे, या दूसरा है बैंक पेमेंट कर दे। और बैंक ना यूजली आपकी ट्रांजेक्शन्स को देखकर पेमेंट कर देता है। अगर आपकी कंपनी में अच्छी ट्रांजेक्शन होती रहती है बैंक के साथ, डेली पैसा आता जाता रहता है, तो बैंक इसकी पेमेंट कर देगा। तो बैंक ने कर दी 1,20,00,000 रुपीज की पेमेंट। अब उसके बाद क्या होगा, आपका 20 लाख रुपीज जो है वो नेगेटिव चला गया, दिस इज कॉल्ड ओवरड्राफ्ट। आपने बैंक से ज्यादा पैसे विड्रॉ कर लिए जितने थे, उसको बोलते हैं बैंक ओवरड्राफ्ट। सर बैंक ऐसी फैसिलिटी क्यों प्रोवाइड करेगा, बच्चों देखो, मेरे बिजनेस में डेली लैक्स ऑफ ट्रांजेक्शन हो रही है, एक पार्टी से पैसा आ रहा है, एक पार्टी को पैसा जा रहा है, आ रहा है जा रहा है, लगा रहता है, सामान खरीद रहा हूँ, सामान बेच रहा हूँ, सामान खरीद रहा हूँ, सामान बेच रहा हूँ, लगा रहता है, पूरे दिन पैसा आता जाता रहता है। तो एट अ पॉइंट ऑफ टाइम मेरे बैंक में 1 करोड़ है, क्या पता अभी 15 मिनट के अंदर कहीं से 50 करोड़ की पेमेंट आ जाए।
तो बैंक उसमें से 20 लाख रुपए काट लेगा। पर अगर ऐसे बैंक मेरा चेक बार-बार बाउंस करता रहेगा, तो मेरी ट्रांज़ैक्शन और मेरा बिज़नेस एक तरह से स्टॉप हो जाएगा, पॉज़ेज लग जाएगी। आगे उस पार्टी को पेमेंट नहीं मिलेगी, वो मुझे रॉ मटेरियल नहीं बेचेगा, आगे मैं गुड्स नहीं बना पाऊँगा। तो जो हमारी ऑपरेटिंग साइकिल होती है ना बिज़नेस की, वो रुक जाएगी। तो बैंक उसको रुकने नहीं देता, बैंक पेमेंट कर देता। तो सर क्या मैं कितने मर्ज़ी ओवरड्राफ्ट कर लूँ? नहीं, आपको एक लिमिट देगा। अगर आपकी ट्रांज़ैक्शन करोड़स में होती है, तो आपको थोड़ी बहुत लाख की लिमिट दे देगा। अगर लाखों में होती है, तो हज़ारों की आपको लिमिट दे देगा। इस तरह से देगा। बैंक भी तो ये थोड़ी कि तुम्हारी बिज़नेस में ट्रांज़ैक्शन थी 1000 2000 की और तुम्हारे को 1 करोड़ की लिमिट दे देगा, माइनस कर देगा। ऐसा थोड़ी है। बैंक पागल थोड़ी बैठा है। लिमिट प्रॉपर प्रोवाइड होती है। इसको बोलते हैं बैंक ओवरड्राफ्ट। अब सर ये कैश क्रेडिट क्या होता है? ये भी बिल्कुल इसी तरह से होता है, बैंक से आप ज़्यादा पैसा निकाल लेते हो। इसमें क्या है आपको थोड़ी-सी सिक्योरिटीज़ रखवानी पड़ती है। सिक्योरिटीज़ के बेसिस पे आपको वो उधार में पैसा दे देता है। शॉर्ट टर्म के लिए, बहुत शॉर्ट टर्म के लिए। कभी-कभार तो दिन का होता है 2 दिन, 3 दिन, हफ्ता, फोर्टनाइट, वीकली या मंथली भी आप ओवरड्राफ्ट की फैसिलिटी यूज़ कर सकते हो। तो ये हमारे 4 थे शॉर्ट टर्म क्रेडिट रेज़ करने के। सबसे पहला सीधा क्रेडिट सेल जिसे ट्रेड क्रेडिट बोलते हैं, फिर फैक्टोरिंग जिसमें मैं किसी को बेचता हूँ और डेटर मुझे 3 महीने के लिए बाद पे करेगा, तो मैं बैंक से आके पैसा उठा लाता हूँ। सेम बिल ऑफ एक्सचेंज में मैं किसी को बेचता हूँ, वो मुझे बिल दे देता है, बिल को जाके बैंक से डिस्काउंट करा लेता हूँ और पैसा खा लेता हूँ। और लास्ट है बैंक ओवरड्राफ्ट जब मैं बैंक से नेगेटिव बैलेंस रेज़ कर लेता हूँ। तो अगर आपको पूरा कॉन्सेप्ट समझ आया होगा, यार वीडियो को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब ज़रूर कर देना। थैंक यू।